सभी को नमस्कार। दोस्तों, आज हम इंटरनल सिक्योरिटी में बहुत ही शानदार टॉपिक पढ़ने वाले हैं। ये हमारा चैप्टर नंबर 7 है। यदि आप ये सीरीज़ देख रहे हो तो कंटिन्यू देखना, लेसन फर्स्ट से लेकर अब तक। और आपको इंटरनल सिक्योरिटी के लिए किसी अन्य कोचिंग संस्थान या किसी बुक पर डिपेंड रहने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इस बार जो नोट्स बना रहा हूँ मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि इनको अच्छी तरीके से आपको बताऊँ, यहाँ पे अच्छे से नोट्स बनाऊँ। बस इसमें आपको बार बार ये कहता हूँ कि करंट अफेयर को आपको इसमें ऐड करना है। चाहे आप मंथली मैगजीन पढ़ते हो या न्यूज़पेपर पढ़ते हो, तो वहाँ से आपको जो भी हमारे सिलेबस से जुड़ा हुआ कोई नई चीज़ चर्चा में रहती है, तो अपने छोटे से नोट्स बना के यहाँ पे आप साइड में चिपका लिया करो। ठीक है, छोटे छोटे नोट्स बना के चिपका लिया करो। जैसे आगे मैं जो भी नोट्स बनाऊंगा, जैसे द हिंदू से बनाता हूँ या मैगजीन से बनाता हूँ, तो मैं इन नोट्स को शॉर्ट रूप में या तो यहाँ लिख लूँगा। ठीक है, साइड में शॉर्ट रूप से यहाँ लिख लूँगा, या कोई छोटी छोटी जो पर्चियाँ आती है चिपकाने वाली, छोटे छोटे नोट्स आते हैं मार्केट में मिलते हैं, उन पर लिख के आप चिपका सकते हो, ताकि आपकी सभी चीज़ें एक ही जगह मिल जाएगी। ठीक है, तो ये आपको खुद को करना होगा, ये मैं सेंड नहीं करूँगा, क्योंकि आप जानते हो एक बार नोट्स बनने के बाद में जो अपडेट होते हैं उनको दोबारा से सेंड करना बहुत ही मुश्किल काम होता है, वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। इसीलिए मैं आपको ये चीज़ें आप पे छोड़ रहा हूँ। लेकिन बेसिक जो अंडरस्टैंडिंग है, लगभग आप ये मान के चलो 80-90% सिलेबस आपका हो जाएगा। 20% आपका फिर करंट अफेयर का जो आपको अपडेट करना है वो आप करते रहना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और आज का टॉपिक बहुत ही शानदार है, यहाँ से भी लगभग अच्छे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। आज का हमारा टॉपिक है मनी लॉन्ड्रिंग एंड इट्स प्रिवेंशन, धन शोधन और उससे रोकना। इसमें जो क्वेश्चन आए हैं उनकी बात करते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अच्छा, आप में से बहुत सारे एस्पिरेंट ये भी कमेंट करें कि मैं क्या पढ़ाऊंगा, इसके बाद मैं क्या पढ़ाऊंगा। तो मेरा प्लान ऐसे है कि सबसे पहले GS3 के जो टॉपिक है, जैसे इंटरनल सिक्योरिटी के बाद में डिजास्टर मैनेजमेंट है, और इसमें इन्वायरमेंट के 2 टॉपिक है। ये मेंस के अंदर इन्वायरमेंट ज़्यादा बड़ा नहीं है, इन्वायरमेंट के 1-2 टॉपिक हैं। ठीक है, वो पढ़ने की कोशिश करेंगे, 1-2 दिन के टॉपिक हैं वो। बाकी जो इन्वायरमेंट होता है वो आप प्री में जो पढ़ते हो उनमें से कोई क्वेश्चन आता है तो वो मेंस में आ सकता है, लेकिन यहाँ पे प्री वाला इन्वायरमेंट नहीं पढ़ने वाले हैं। मैं अभी मेंस की बात करूँगा। इसके बाद में हम पढ़ने वाले हैं डिजास्टर मैनेजमेंट। ठीक है, और उसके बाद में जो मेंस के जो इकोनॉमिक्स और एग्रीकल्चर के टॉपिक हैं वो पढ़ने वाले हैं। और साइंस और टेक में नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि साइंस और टेक एक दिन का नहीं होता है। साइंस और टेक हमेशा जो भी न्यूज़पेपर पे चीज़ें आती है और प्रैक्टिकल चीज़ें आती है। साइंस टेक में ये नहीं कि ट्रेडिशनल चीज़ें पढ़नी होती है बिल्कुल, तो वो नहीं पढ़ाऊंगा। मैं ये पहले ही बता दूंगा कि ये चीज़ मैं नहीं पढ़ाऊंगा। ठीक है, और आगे जैसे GS2 है, तो GS2 के अंदर IR नहीं पढ़ाऊंगा। IR खुद को पढ़ना होगा। और IR कहाँ से पढ़ना है, तो मैं हमेशा बोलता हूँ न्यूज़पेपर से बेस्ट कुछ नहीं है। कोई ट्रेडिशनल बुक या कोचिंग नोट्स नहीं पढ़ने, केवल न्यूज़पेपर पढ़ना है। उसके बाद में जो गवर्नेंस है पेपर 2 के अंदर, गवर्नेंस और सोशल जस्टिस के मुद्दे वो पढ़ाऊंगा मैं। उनके अच्छे से नोट्स बनाएंगे, जैसे अभी हम बना रहे हैं वैसे हम पढ़ेंगे। और उसके बाद में आती है पॉलिटी, तो पॉलिटी में नहीं पढ़ा सकता यार, लक्ष्मीकांत तो आपको ही पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि उसको पढ़ाने बैठ गया तो 3 महीने जाएंगे यहाँ पर। और वो आसान है, किसी ने उसके वीडियो बना रखे हैं, तो आप देख लेना, वो नहीं पढ़ाऊंगा। उसके बाद GS फर्स्ट में 1-2 टॉपिक पढ़ाऊंगा, ज़्यादा नहीं पढ़ा सकता उसमें, क्योंकि उसके अंदर भी हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, वो बहुत ही मुश्किल काम है। ज्योग्राफी तो चलो मैंने NCERT के अच्छी वीडियो बना दी है, उसके बाद में आपको कुछ वैल्यूडेशन करना है तो यूट्यूब पर काफ़ी वीडियो है, वहाँ पे हम देखेंगे सोसाइटी है या आज़ादी के बाद भारत है, तो उनमें से कुछ टॉपिक मैं पढ़ाऊंगा। बस इतने टॉपिक मैं पढ़ा सकता हूँ, बाकी टॉपिक आपको ही कवर करने पड़ेंगे, हिस्ट्री वगैरह। आर्ट एंड कल्चर के नोट्स में ऑलरेडी प्री के समय जो बनाए थे वो आपको टेलीग्राम पे शेयर कर चुका हूँ, तो वो आप पढ़ लेना। ठीक है, आप बात को समझ रहे हो ना, कि जो छोटे वाले टॉपिक है, जो आपको नोट्स कहीं नहीं मिलते हैं या उनके अच्छे वीडियो कहीं नहीं मिलते हैं, वो मैं करवा दूंगा। और ऐसे और इथिक्स मैंने पहले ही करवा दिया है, तो आने वाले 2-3 महीनों में टाइम लगेगा मुझे, क्योंकि आप जानते हो कि नोट्स बनाना, अपडेट करना और फिर इनके लेसन बनाने में टाइम लगता है। तो जैसे आने वाले, मेरी तो ये कोशिश है कि जैसे मैं एज ए मेरा खुद का एग्जाम्पल लेता हूँ, सिंपल सी बात बताता हूँ आपको थोड़ी सी, कि मैं अपना खुद का एग्जाम्पल ले रहा हूँ। तो मेरा ये टारगेट है कि मुझे दिसंबर तक है ना, दिसंबर 2022 तक, मतलब आप में से जो जो क्या कर रहे हैं 2023 में अपना प्लान बना रहे हैं, 2023 के एग्जाम का प्लान बना रहे हैं, 2023 में जिनको आईएएस बनना है, प्लान नहीं बना रहे, जिनको बनना है, तो दिसंबर 2022 तक अपना मेंस का पूरा सिलेबस निपटा लेना। मेंस में क्या, आपके चारों जीएस के पेपर, आपका ऐसे का पेपर चलता रहेगा हमेशा। ठीक है, पहले सबसे पहले चारों जीएस के पेपर निपटाना, क्योंकि ऐसे राइटिंग में यही कंटेंट काम आने वाला है, ऐसे को अलग से कुछ नहीं करना होता है, ऐसे फिर आपको हर संडे को लिखना होता है। ठीक है, और 2 आपके हो गए ऑप्शनल सब्जेक्ट के पेपर। ठीक है, दिसंबर तक आपके ये तैयार हो जाना चाहिए, क्योंकि दिसंबर के बाद में प्री जब पास आता है ना तो टेंशन होने लगती है, क्योंकि आजकल सीसेट वैसे भी टफ हो गया है। तो दिसंबर के बाद में सीसेट की कोई कोचिंग देख लेना, जिनको डर लगता है ना, या जिनके मार्क्स पहले कम आ चुके हैं, फेल हो चुके हैं, मैं भी खुद भी कोई कोचिंग देखूंगा, या यूट्यूब पर कोई अच्छी वीडियो मिल जाए मैथ रीजनिंग के, तो उनको करने वाला हूँ, क्योंकि मैं खुद भी सीसेट में इस साल फेल हुआ था। तो सीसेट को लेकर बाद में 5 महीने काफ़ी होते हैं, 5 महीने में पढ़ेंगे, और जिनको ज़्यादा डर लगता है तो वो अभी से निकालो थोड़ा थोड़ा सीसेट,
तो ये प्लान रहेगा। तो दिसंबर तक मेरा ये प्लान, मैंने आपको बताया कि मुझे अपने मेंस के जितने भी टॉपिक हैं उनका एटलीस्ट मेरे पास नोट्स तो होने चाहिए, ताकि प्री के बाद में कम से कम इसमें मेरा टाइम ज़ाया नहीं हो। प्री के बाद में जो 3 महीने बचते हैं केवल मैं आंसर राइटिंग करूँ। ये टॉपिक है जैसे लक्ष्मीकांत है, स्पेक्ट्रम है, ये तो प्री में काम आती है, तो प्री के साथ ही कवर करूँगा इनको, इसलिए मैं आपको नहीं पढ़ा सकता यहाँ, और उनको पढ़ाने से कोई फ़ायदा भी नहीं है, आपको खुद को सेल्फ स्टडी करनी चाहिए उसमें। तो ज्योग्राफी में भी एनसीईआरटी ऑलरेडी मैं पहले पढ़ा चुका हूँ, तो एनसीईआरटी कवर हो चुका है, और ज्योग्राफी बाकी जो वैलिडेशन है वो किसी कोचिंग के नोट्स आप देख लेना, ठीक है। तो मैंने अपनी पूरी रूपरेखा बता दी है। ये बताना इसलिए ज़रूरी था कि आप में से बहुत सारों का कमेंट ये रहता है, या आप कौन से टॉपिक खुद भी पढ़ रहे हो तो आपको ये दुविधा रहती है कि सर कौन से पढ़ाने वाले हैं, ताकि थोड़ा आइडिया रहे। तो मैंने एक मोटा मोटी आपको एक आइडिया दे दिया कि मैं कौन से टॉपिक आपको करवाने वाला हूँ, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। किस टाइप के इस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं, टॉपिक एक बार दोबारा देख लो, बातों बातों में कहीं भूल न जाओ आपकी क्या पढ़ रहे हैं हम। टॉपिक है धन शोधन और इसे रोकना, यानी जो भी मनी लॉन्ड्रिंग, काला धन की समस्या आती है ना, इनकी समस्या क्या है, किस प्रकार चुनौती बनती है, किस प्रकार इनका समाधान हो सकता है, अंतर्राष्ट्रीय इसके क्या समाधान हो सकते हैं, ऐसे आपके माइंड में होना चाहिए। क्वेश्चन कैसे हैं, 2021 की बात करें, चर्चा कीजिए कि किस प्रकार उभरती प्रौद्योगिकियाँ और वैश्वीकरण मनी लॉन्ड्रिंग में योगदान करते हैं। देखो कहाँ फोकस करना है कि जो नई नई टेक्नोलॉजी आती है ना, और यह वैश्वीकरण, नया नया वैश्वीकरण तो आप जानते हो किस प्रकार एक देश का अन्य देशों के साथ जुड़ा होता है, आसानी से जुड़ा हुआ है। तो क्वेश्चन की डिमांड क्या है कि जो नई प्रौद्योगिकी है और वैश्वीकरण है किस प्रकार मनी लॉन्ड्रिंग में योगदान करते हैं। पहला पार्ट ये हो गया आपका, पहला पार्ट आपका ये हो गया। जैसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो हमें पता है ये मनी लॉन्ड्रिंग का क्वेश्चन है, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन में क्या लिखेंगे, जैसे इस क्वेश्चन का इंट्रोडक्शन शुरू करते हो आप, तो आपके पास कोई अच्छा डाटा होने चाहिए, ठीक है। जैसे आप ये बता सकते हो कि आईएमएफ के अनुसार 2020-21 में क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से लगभग $800 मिलियन का धन इधर उधर हुआ था। तो ये एक आईडी से आप एक डाटा बता रहे हो, और आप ये बता रहे हो कि नई क्रिप्टो करेंसी क्या नई प्रौद्योगिकी भी है। तो इसके माध्यम से क्या हुआ, इतना डाटा आपके पास है, इतना जो डाटा आपने बताया कि इतना धन स्थानांतरण हुआ, तो आपने इंट्रोडक्शन में एक अपने क्वेश्चन की डिमांड के हिसाब से लिखा कि हाँ ऐसा हो रहा है। तो एग्जामिनर आपसे इंप्रेस होगा कि नई प्रौद्योगिकी आपने क्या बताई, क्रिप्टो करेंसी बताई। आगे फिर क्या करेंगे, कौन कौन सी ऐसी नई प्रौद्योगिकी है, कौन कौन सी ऐसी प्रौद्योगिकी हैं जिनके माध्यम से मनी लॉन्ड्रिंग होती है, या कौन कौन से वैश्वीकरण के ऐसे उपकरण है। भाई वैश्वीकरण के उपकरण तो आपको पता होंगे कि वैश्वीकरण क्या है। वैश्वीकरण में ये होता है ना, जैसे आपको पता होगा कि भारत में 1991 के बाद में हमने वैश्वीकरण अपनाया, हमने उदारीकरण अपनाया। तो वैश्वीकरण से क्या हुआ, विदेशी जो कंपनियां हैं वो भारत में आती है, भारत की कंपनियां विदेश में जाती है, तो भारत के अन्य देशों के साथ ऐसे संबंध बनते हैं जिसमें टैक्स छूट दी जाती है। और जब टैक्स छूट दी जाती है ना, तो इसी का फायदा उठाते हैं कौन, जो मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं। जैसे भारत से काला धन क्या करेंगे, भारत से काला धन बाहर भेजेंगे। जैसे भारत और मेक्सिको, या भारत और एग्जाम्पल लेते हैं हम, मॉरिशस का एग्जाम्पल लेते हैं, चलो काफ़ी रहता है इसमें चर्चा में, कि जैसे भारत का जो काला धन है मॉरिशस जाएगा, मॉरिशस में वहाँ पे ऐसी सेल कंपनियां बनेगी, सेल कंपनियां भारत में निवेश करेगी, और वो कंपनी क्या होगी, एक तरह से रजिस्टर कहाँ होगी, मॉरिशस में रजिस्टर होगी। तो भारत में तो ऐसा लगेगा ना ये कंपनी मॉरिशस की है, जबकि वो मॉरिशस की नहीं होती। भारत का एक काला धन वापस राउंड ट्रिपिंग के माध्यम से भारत में आता है। तो ये किसका परिणाम है, ये वैश्वीकरण का परिणाम है। तो ये आपको आइडिया होना चाहिए, क्वेश्चन जब अटेम्प्ट करते हो तो आपको आइडिया होना चाहिए कि कौन सी ऐसी टेक्नोलॉजी है जिनके माध्यम से आजकल ऐसा हो रहा है, वैश्वीकरण के ऐसे कौन से टूल है। तो पहले पार्ट में, बॉडी पार्ट में क्या बताओगे, इनके बारे में बताओगे आप विद एग्जाम्पल, जो अभी हम चर्चा कर रहे थे। फिर क्या है, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर मनी लॉन्ड्रिंग की समस्या से निपटने के लिए किए जाने वाले उपाय। अब ये आपको पता होना चाहिए कि हमारे देश में कौन से ऐसे उपाय जो मनी लॉन्ड्रिंग के लिए, मनी लॉन्ड्रिंग को कम करने के उपाय हैं, या वैश्विक स्तर पर ऐसे कौन से उपाय, ये आपको पता होना चाहिए। आपको इसमें वैश्विक स्तर पर जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स पता होगा, उसके बारे में यूएन के कन्वेंशन भी है, इसमें वीना कन्वेंशन है, वो पता होना चाहिए। इसके अलावा जैसे भारत पर बात करें तो आपको दो दो जो एक्ट है भारत के, है ना, फॉरेन वाले जो PMLA, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग जो एक्ट है, वो पता होना चाहिए। तो ऐसे आपको आइडिया होना चाहिए। अब जब हम नोट्स पढ़ेंगे ना, तो यदि इस क्वेश्चन का जवाब हमारे नोट्स में नहीं है ना, तो आप ये मान के चलो कि मैंने आपको सही नहीं पढ़ाया, सीधी सी बात है। आगे हम नोट्स पढ़ते हैं, मैं दोबारा से आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा, तो इसका फर्क क्या पड़ता है एक्चुअल में। जब आप पढ़ते हो, मैं आपको यही सिखाना चाहता हूँ, सेल्फ स्टडी जो ज़्यादा कर रहे हैं, घर पे बैठ के पढ़ रहे हैं, सेल्फ स्टडी करते हैं, बहुत ही ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, मैं उनको ये बताना चाहता हूँ सही दिशा में मेहनत कैसे होती है। आपको कोशिश ये करनी है, जब प्री की तैयारी करो, या मेंस की तैयारी करो, या आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट की तैयारी करो, या ऐसे की तैयारी करो, सबसे पहले सिलेबस देखना, उसके बाद में 5-10 सालों के उनके पेपर देखना, फिर अपनी पढ़ाई शुरू करना, ताकि कम समय में टू दी पॉइंट एकदम डेडिकेट होके एक सही लक्ष्य की ओर बढ़ा जाए। यही हमारा उद्देश्य है, यही होना चाहिए जल्दी सफलता के लिए। ये चीज़ें मुझे सीखने में काफ़ी वक्त लगा,
आज तो चलो मैं अनुभव आसानी से आपके साथ शेयर करता हूँ, लेकिन जब मैंने भी शुरू की थी तो आपकी तरह ही सेल्फ स्टडी शुरू की थी, एकदम गाँव से शुरू की थी। इतना कोई मेरे पास नहीं, मेरे पास भी इतना कोई जैसे अनुभव या कोई ऐसे लोग नहीं थे जो गाइड कर पाए। या फिर उस समय तो ट्रेडिशनल कोचिंग में मैं भी गया था, काफ़ी पैसा भी दिया, समय भी दिया, लेकिन उसका कोई आउटपुट नहीं निकला। रियली में उसका कोई आउटपुट नहीं निकला। कुछ चलो मानते हैं कि कुछ टीचर अच्छे थे, लेकिन ज़्यादातर ऐसा था कि एग्ज़ाम ओरिएंटेड नहीं है मामला। यही आज हो रहा है कि जितनी भी कोचिंग है, जितनी बड़ी कोचिंग है, उनमें यही हो रहा है, एग्ज़ाम ओरिएंटेड नहीं है। इंटरनल सिक्योरिटी पढ़ाएंगे तो 2 महीने पढ़ाएंगे, इथिक्स चल रहा है 3 महीने चल रहा है तो कैसे मतलब सिलेबस टाइम पे होंगे? बच्चों की एनर्जी वहीं चली जाती है। जो नए बच्चे आते हैं बहुत ही मतलब एनर्जी लेके आते हैं, एक सही डायरेक्शन उनको मिल जाए तो वो जल्दी एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं। विशेषकर हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के साथ यही होता है। मतलब आजकल यही हो रहा है कि गलत दिशा में चले जाते हैं। ये होता है यार, मैं मानता हूँ। आज जैसे आज मैं 31 के आसपास मेरी एज हो चुकी है, तो मैं मानता हूँ कि जिस समय मैंने 21 22 में जो शुरू किया था, इतनी एनर्जी थी और इतना पढ़ते थे उस समय, इतनी किताबें पढ़ते थे, इतना एक अच्छी अप्रोच थी, लेकिन दिशा सही नहीं थी। मतलब दिशा सही नहीं होने के कारण हम क्या करते हैं, फिर पीएचडी करने लग जाते हैं। जिन किताबों की कोई आवश्यकता नहीं होती है, जो किताबें पढ़नी नहीं होती, जो कोचिंग नोट्स पढ़ने नहीं होते हैं, उनमें हम चले जाते हैं, तो वो नुकसान होता है। तो इसलिए ये बात बोल रहा हूँ, अपने लेसन में मैं जानबूझ के प्रैक्टिकल बातें इसलिए बता रहा हूँ कि आप ये गलती ना करो। अपनी एनर्जी को बचाना है, बहुत कम पढ़ना है, लिमिटेड सोर्स रखना है, ठीक है? इस बात को ध्यान रखना। जैसे आपने इंटेल सिक्योरिटी यहाँ से पढ़ लिया, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, आप और कहीं से पढ़ोगे तो आपका नुकसान ही होना है। उससे क्वेश्चन सोल्व नहीं हो सकते आपके, उल्टा आपको नुकसान हो जाएगा। आप जो टॉपिक और कवर करने थे और सिलेबस कवर करना था, वो आप नहीं कवर कर पाओगे, तो ये नुकसान हो जाएगा। तो कोशिश करो जहाँ से पढ़ो, मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप यहाँ से पढ़ो, जहाँ से भी पढ़ो, दृष्टि पढ़ो, विजन पढ़ो, कुछ भी पढ़ो, एक रिसोर्सेज लेके काम निपटाओ, जल्दी से सिलेबस निपटाओ। आपका कॉन्फिडेंस देखना कितना अच्छा होगा जब आपके में आप प्री में बैठ रहे हो, तो उससे पहले आपका ये पूरा सिलेबस आप निपटा लेते हो, आपका कॉन्फिडेंस बहुत हाई होगा कि यार मेरा मेंस का सब कुछ तैयार है, बस प्री क्रैक कर लूँ तो मेरा मेंस में अच्छा कर लूँगा, मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये होना चाहिए ऐसा, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। अवैध धन स्थानांतरण देश की आर्थिक संप्रभुता के लिए एक गंभीर सुरक्षा जोखिम है। जो अवैध धन स्थानांतरण होता है, मतलब बहुत सारा, मतलब आर्थिक संप्रभुता के लिए गंभीर सुरक्षा जोखिम है। भारत के लिए इसका क्या महत्व है और इस खतरे से बचने के लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए, ठीक है? इसके अलावा ये क्वेश्चन भी आया कि संसार के 2 सबसे बड़े अवैध अफीम, ये हम पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है? मैंने एक इंडिया का मैप बना के आपको दिखाया था कि संसार के 2 सबसे बड़े अवैध अफीम उगाने वाले राज्यों से भारत की निकटता। अफीम कौन सा? जैसे हमने पढ़ा था ना, इंडिया का मैप बना के पढ़ा था, यहाँ गोल्डन क्रिसेंट और गोल्डन ट्राइंगल ये पढ़ा था। तो ये आपको मैप पता होना चाहिए। तो कुछ ने क्या पूछा है, ये पूछा है कि भारत के 2 सबसे बड़े अवैध अफीम उगाने वाले, सॉरी, संसार के 2 सबसे बड़े अवैध अफीम उगाने वाले राज्यों से भारत की निकटता ने भारत की आंतरिक सुरक्षा के चिंता को बढ़ा दिया। क्योंकि कॉरिडोर जब बनता है ना, तो वो भारत के अंदर से गुजरता है, फिर पंजाब के रास्ते से, राजस्थान या और भी राज्यों से गुजरता है। नस्ली दवाओं के अवैध व्यापार व बंदूक बेचने मतलब तस्करी करने वाले, गुपचुक धन, थोड़ी हिंदी आप जानते हो कैसी होती है, गुपचुक धन विदेश भेजने व मानव तस्करी जैसी अवैध गतिविधियों के बीच कड़ियों को स्पष्ट कीजिए। तो इसमें क्या है, संगठित अपराध, आतंकवाद, तस्करी, नस्ली दवा, सब चीज़ें एक साथ जुड़ी हुई है। और जुड़ा हुआ टॉपिक क्या है, मनी लॉन्ड्रिंग, ठीक है? जुड़ा हुआ टॉपिक मनी लॉन्ड्रिंग है। तो मुख्य रूप से आपने क्वेश्चन देख लिया कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। अब चलते हैं मेन टॉपिक पर, ठीक है? मनी लॉन्ड्रिंग क्या है? तो इसमें क्या है कि अवैध रास्तों से, जैसे तस्करी, कर अपवंचन यानी कर बचाने वाली प्रक्रिया आदि के माध्यम से, या कर छुपाने वाली प्रक्रियाओं के माध्यम से काला धन जुटाना, या भ्रष्टाचार आदि के माध्यम से क्या करते हैं, अर्जित धन को वैध व्यावसायिक गतिविधियों से उपार्जित आय के रूप में प्रस्तुत करना। सीधी सी बात है, क्या है? आपको ये परिभाषा याद नहीं रहे तो अपनी परिभाषा बना लो, सिंपल बना लो एकदम, जो आप समझते हो। कोई भी टॉपिक है ना, आप अपने अपने अनुसार समझो, अपनी अपनी माइंड में से जो भी चीज़ें हैं थोड़ी तुलना करके चीज़ समझो, और फिर अपनी एक सिंपल परिभाषा बना लो। तो सिंपल परिभाषा क्या है कि यार काले धन को सफ़ेद धन में परिवर्तित करने की प्रक्रिया ही क्या, मनी लॉन्ड्रिंग है। सिंपल परिभाषा है, ये मनी लॉन्ड्रिंग है। बाकी सामान्य शब्दों में आप लिख सकते हो तो अच्छी बात है। फिर ऐसा क्यों होता है, मनी लॉन्ड्रिंग क्यों होती है, ये पता होना चाहिए। तो आप जानते हो कि भ्रष्टाचार से बहुत सारा पैसा जमा होता है। कहाँ ले जाएंगे इसको, कहाँ दिखाएंगे कि ये वैध धन है, ठीक है? कर छुपाने की भी समस्या आती है। संगठित अपराध से कितना पैसा जनरेट होता है, हथियारों की अवैध बिक्री, दुर्व्यापार, मानव दुर्व्यापार, या बहुत सारी अन्य चीज़ों का भी होता है, मानव तस्करी, वन्य जीवों की तस्करी, ये सब चीज़ों का जो पैसा इकट्ठा होता है, उसका कहाँ मतलब सोर्स दिखाया जाएगा कि कहाँ से ये पैसा आ रहा है। इसलिए फिर क्या करते हैं, इसका धन शोधन किया जाता है, फिर उसको व्हाइट मनी में बदला जाता है।
ठीक है, देखो ये जहाँ आप यहाँ पे नोट्स जब देखोगे ना, एक बार छोटा करता हूँ मैं, तो इसको ऐसे ही मतलब सरल शब्दों में समझाया जानबूझ के, कि जो भी हमने धन शोधन की बात करे थे हम, कि जो भी ये पैसा आ रहा है, अवैध धन आ रहा है, इन रास्तों से है ना, अवैध धन धन का सृजन, तो ये संशोधन, फिर धन शोधन की प्रक्रिया कैसे होती है, इसको अच्छे से बताने की कोशिश की यहाँ पे, कि क्या इस प्रक्रिया, कौन सी प्रक्रिया इसमें शामिल है। ठीक है, वापस थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, कौन सी इसमें प्रक्रिया शामिल है। जब आप नोट्स देखोगे एकदम सरल तरीके से है। ठीक है, प्रक्रिया कौन कौन सी है, तो इसमें ये प्रक्रिया होती है मुख्य रूप से, सबसे पहले इसका प्लेसमेंट होता है। जो भी धन जो होता है ना, अवैध धन, काला धन, उसका क्या होता है, प्लेसमेंट किया जाएगा। प्लेसमेंट कैसे करेंगे, सबसे पहले प्रक्रिया, जैसे अलग अलग रास्तों से पैसा आया, कहीं अपराध से आया, कहीं भ्रष्टाचार से आया, कहीं मानव दुर्व्यापार से आया, जो भी धन आता है, ठीक है, एक जगह आता है, या फिर इसको क्या करेंगे, जहाँ पहुँचाना होता है उसको अलग अलग लोगों के खातों में डाला जाता है। जैसे छोटे छोटे उसकी वो करते हैं, अलग अलग अकाउंट होते हैं, उसमें छोटी छोटी राशि डाली जाती है, क्योंकि एक साथ बड़ी राशि डालेंगे तो जो हमारी एजेंसियाँ, सुरक्षा एजेंसियाँ हैं, और जो वित्तीय जो देख रेख करती है, उन एजेंसी को पता लग जाएगा, तो ये क्या करते हैं, इसका फायदा उठाते हैं। छोटी छोटी धनराशि दूसरे के खातों में ट्रांसफर की जाती है। सबसे पहले ये होता है कि जो भी अवैध धन है उसको जुटाना होता है, और अलग अलग खातों में उसका ट्रांसफर किया जाता है। इसको बोलते हैं प्लेसमेंट या नियोजन। जो नगद राशि होती है, वित्तीय संस्थानों और बैंकों के माध्यम से छोटी छोटी राशियों में अलग अलग खातों में डाली जाती है। उसके बाद में ये अलग अलग खातों में ऐसा भी हो सकता है कि विदेशों में ट्रांसफर कर दिया जाता है, या देश के अंदर ही अलग अलग जगह पहुंचाया जाता है। वहाँ से फिर क्या करते हैं, दोबारा ऐसा भी हो सकता है कि पैसा इकट्ठा करके उसको मतलब फिजिकल रूप से भी विदेशों में भेजा जा सकता है, या हवाला के माध्यम से इसको पैसे को भेजा जा सकता है। ठीक है, उसके बाद में क्या होगा, इसके बाद में जैसे इसको छुपाया जाएगा, छुपाने के लिए क्या करेंगे, इसका करेंगे लेयरिंग करेंगे, इसको इसको बोलते हैं प्रतिकरण। प्रतिकरण या लेयरिंग बोलते हैं। लेयरिंग का मतलब होता है इतना ज़्यादा घुमाया जाएगा कि समझ में नहीं आएगा कि कहाँ का पैसा कहाँ जा रहा है, मतलब पकड़ में नहीं आएगा, उसका जो मूल रिसोर्सेज है पकड़ में नहीं आएगा, और उसको अलग अलग तरीके से छुपाया जा सकता है। जैसे इसमें कई विदेशी बैंकों के मध्य मध्य ट्रांसफर, विभिन्न खाते विभिन्न देशों में ऑनलाइन ट्रांसफर, और इसमें ये भी होता है कि जैसे ये क्या करते हैं, पैसों से इन्होंने जैसे महंगे आइटम डायमंड खरीद लिए, डायमंड खरीद लिया, महंगी गाड़ियाँ खरीद ली, और फिर एक देश से दूसरे देश में भेज देते हैं। और फिर क्या होते हैं, लास्ट में क्या होगा, फिर से मतलब ये एक जगह आएगा, फिर मतलब जितना पैसा घूम घुमा के कहाँ आता, एक जगह आएगा, एकीकरण, इसका इंटीग्रेशन किया जाएगा। तो यहाँ से कितने अलग अलग रास्तों से इन्होंने पैसा बनाया था, इस रास्ते को अलग अलग टुकड़ों में बांटा था, फिर ठीक है, अलग अलग टुकड़ों में बांटा था, और लास्ट में फाइनली फिर ये एक जगह आ जाएगा। जो मूल धन यहाँ से जनरेट हुआ था, यहाँ से जनरेट होके ये मतलब वाइट मनी के रूप में वापस एक जगह आ जाएगा, मतलब क्लीन मनी हो जाएगी एक तरह से। तो ये समझ गए होंगे आप, बहुत ही आसान प्रक्रिया है। ठीक है, सिंपल शब्दों में मैंने समझाने की कोशिश की है, बाकी आप नोट्स पढ़ोगे तो आपको और ज़्यादा समझ में आ जाएगा, बहुत ही साधारण भाषा में लिख रखा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो जो ये क्लीन मनी या वाइट मनी जनरेट होती है, जैसे यहाँ पर आने के बाद में एक जगह पुनः आके जो पैसा वहाँ से भेजा गया था, यहाँ पे क्लीन मनी और वाइट मनी के रूप में आता है, और इसको फिर क्या करते हैं, राउंड ट्रिपिंग के माध्यम से पुनः उसी देश में भेज देते हैं जहाँ से जनरेट हुआ था। उसी से फिर क्या करते हैं, राउंड ट्रिपिंग का एग्जाम्पल हमने दिया था कि जैसे भारत की जो ब्लैक मनी है वो कहाँ गई, मॉरिशस में गई। अब मॉरिशस में ऐसी सेल कंपनियाँ बनेगी, मतलब ऐसी सेल कंपनियों का मतलब ऐसे उस कंपनी का कोई काम ही नहीं होता, ऐसे ही वहाँ पे ऑफिस बना लिया और रजिस्टर कर लिया, और वो कंपनी फिर भारत में निवेश करेगी। तो जैसे निवेश करेगी तो फायदा क्या होगा, मॉरिशस में क्या होगा, कोई भी कंपनी जब किसी विदेश में निवेश करती है तो उसकी आय पर बहुत ही कम टैक्स लगता होगा। जैसे भारत में लगभग 25% या 30% कॉर्पोरेट टैक्स लगता होगा, वहाँ पे बहुत कम लगता होगा। तो इससे क्या होता है, उस देश उस मतलब वो जो कंपनी है उसको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट भी होता है। इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें शामिल है। सिंपल तरीके से आप ऐसा समझ सकते हो कि राउंड ट्रिपिंग के माध्यम से पुनः वो जो धन था कहाँ गया, भारत में आ गया। ये एक तरीका है, मतलब कैसे अवैध धन व्हाइट मनी में बदला जाता है, काला धन सफ़ेद धन में बदला जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं धन शोधन के प्रभाव क्या होते हैं, मतलब इसके क्या प्रभाव होते हैं। तो इसके बहुत ज़्यादा नेगेटिव प्रभाव होते हैं। किसी भी देश की इकोनॉमी, वहाँ के समाज, वहाँ की राजनीति, सब पर इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। जैसे सामाजिक प्रभाव में देखें तो सामाजिक असमानता की खाई में बहुत ज़्यादा गहरी खाई जो है उसमें वृद्धि होती है। कैसे होती है कि एक तरफ कुछ लोग अमीर होते हैं, एक तरफ गरीबी खाई बढ़ जाती है, इसी का गरीबी, बेरोजगारी, ये समस्याएं आती है। इसके अलावा नैतिकता का पतन होता है। लोगों को लगता है कि जिनके पास पैसा है, जिन उनका ज़्यादा समाज में महत्व होता है, तो लोग उनको अपना आइडल मानने लगते हैं कि यार जिनके पास बहुत सारा पैसा है, वो गलत रास्ते से उन्होंने कमाया हो चाहे, तो उनको लोग क्या मानते हैं, आइडल मानने लगते हैं। और ऐसी प्रक्रियाओं से देश में भ्रष्टाचार भी बढ़ता है, नैतिकता का पतन होता है, अपराधों में वृद्धि होती है। आपराधिक तत्वों के पास बहुत ज़्यादा पैसा होता है इलीगल रास्तों से, और फिर समाज के जो युवा है ना, अपने आसपास देखना, रोल मॉडल मानते हैं इनको।
आपने ये प्रैक्टिकल चीज़ें लिखी मैंने कि आसपास जो हो रहा है ना, ये हो रहा है। मतलब आज के युवा का मतलब कोई ऐसा शिक्षक या ऐसा कोई समाज का अच्छा नैतिक व्यक्ति को लोग अपना रोल मॉडल नहीं मानते। किसको मानते हैं? आपराधिक तत्व है जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसे हैं, उनको ऐसा मानते हैं। प्रैक्टिकल में ये देखा जाता है, ठीक है। इसके अलावा मानव तस्करी या महिला हिंसा, वो भी, इसको भी बढ़ावा मिलता है। तो कहीं न कहीं इसके नेगेटिव इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। आगे क्या आर्थिक प्रभाव क्या होता है? जब भी धन शोधन हो या काला धन बाहर चला जाता है, तो हमारे देश की जीडीपी और जीएनपी को कितना नुकसान पहुँचाता है। जो पैसा हमारे देश की जीडीपी में काम आना चाहिए था, लोगों के डेवलपमेंट में काम आना चाहिए था, वो पैसा बाहर चला जाता है। इसके अलावा जो कर इकट्ठा होना चाहिए था, उसमें कहीं न कहीं कमी आती है। सरकार के जो भी राजस्व है, उनके टारगेट होते हैं, उनमें उनको पूरा नहीं कर पाते हैं। उसके कारण जो कल्याणकारी योजनाएँ हैं, उनको हम पूरा नहीं कर पाते हैं। आप इनको जोड़ सकते हो। निवेश संकट आता है कि विदेशी निवेशक जो है वो भी फिर यहाँ पे निवेश कम करते हैं, क्योंकि उससे क्या होता है कि हमारे देश में ऐसा दिखता है कि जो ढांचा है हमारा, जो भी आर्थिक तंत्र है वो सही नहीं है। और कहीं न कहीं फिर इससे हमारा देश का जो पूरा वातावरण है, जैसे जीडीपी, जीएनपी, व्यापार का, वो कहीं न कहीं नेगेटिव दिखता है। तो आपने ये देखा होगा कि काफ़ी एजेंसियाँ होती हैं जो भारत की जीडीपी के बारे में आकलन करती है, कहीं न कहीं उनमें गिरावट आती है। तो ये पूरा एक सूचक्र होता है। दुष्चक्र होता है। सूचक्र तो क्या होगा? एक बड़ा दुष्चक्र होता है जो काफ़ी ज़्यादा चीज़ों पे इम्पैक्ट डालता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा क्या है टॉपिक? हाँ, ठीक है। अवैध व्यापार होता है, इसके माध्यम से आर्थिक नीतियों में नुकसान और विनिमय दरों, ब्याज दरों आदि में अस्थिरता आती है। इसके अलावा राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा पहुँचता है, क्योंकि जो भी धन शोधन की प्रक्रिया है वो किससे जुड़ी होती है? संगठित अपराध से। ये हम पहले पढ़ चुके हैं। तस्करी, आतंकवादी गतिविधियों आदि से आपस में जुड़ी रहती है। इसके अलावा राजनीतिक प्रभाव भी होता है कि सरकार के पास क्या होता है, यदि पैसा होगा, यदि ज़्यादा कर कलेक्शन होगा, तो सरकार क्या करेगी? अच्छी योजनाओं पर निवेश करेगी। लेकिन इसके अभाव में फिर क्या होता है? कहीं न कहीं सरकार पे भी सवाल उठने लगते हैं कि सरकार अपना कार्य अच्छा नहीं कर रही है, अच्छे से नहीं कर पा रही है। तो ये भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट होता है, ठीक है। धन शोधन के लिए उपयोग की जाने वाली विधियाँ कौन-सी है? आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, क्योंकि अभी जो आया था ना क्वेश्चन एक ऊपर हमने देखा था कि आजकल प्रौद्योगिकी के माध्यम से या वैश्वीकरण के माध्यम से किस प्रकार धन शोधन की मतलब जो घटनाएँ हो रही है। तो जैसे एक टूल क्या है? हवाला। हवाला एक तरह से वैश्वीकरण का ही परिणाम है, क्योंकि एक देश से दूसरे देश में कैसे हमने आसान बना दिया है लोगों का आना-जाना, ठीक है? लोगों का आना-जाना, सेवा सर्विस सेक्टर का आना आसान बना दिया है। लोग कंपनियाँ जो आती है उनको भी आसान बना दिया है। तो ये कहीं न कहीं ये फिर चीज़ें जुड़ जाती है, ठीक है। तो आप इनका एग्ज़ाम्पल बता सकते थे कि हवाला के माध्यम से क्या होता है, विभिन्न देशों में मध्य धन स्थानांतरण होता है। साइबर अपराधी इसका फ़ायदा उठाते हैं। अमेरिका में जैसे कैसीनो के माध्यम से धन शोधन की घटनाएँ होती है, बड़े लेवल पे होती है। इसके अलावा जैसे हमारा शेयर बाज़ार है। शेयर बाज़ार में क्या होता है, जैसे आप जानते हो विदेशी निवेशक आते हैं, तो विदेशी निवेशक अपने जो शेयर हैं, वो किसको दे सकते हैं? पी नोट्स, पार्टिसिपेटरी यानी भागीदारी नोट्स, ये कई बार आप इकोनॉमी में पढ़ते हो, उनको देते हैं। कहीं नहीं फिर इसमें चर्चा रही थी कि जो पी नोट्स हैं, इनकी पहचान तो मतलब सही से नहीं होती है, ठीक है? इनको लाइसेंस सेबी से लाइसेंस लेने की भी आवश्यकता नहीं होती है। तो कहीं न कहीं ये जो पैसा होता है, ऐसा कहते हैं कि ये काला धन होता है। तो हाल ही में इसको लेकर काफ़ी संशोधन भी हुए थे, तो ये आप थोड़ा जानकारी रखना इनकी। इसके अलावा बीमा क्षेत्र और सेल कंपनियाँ, इनके माध्यम से भी धन शोधन की घटनाएँ होती हैं, ठीक है। हवाला और धन शोधन हो सकता है कभी पूछा जा सकता है क्वेश्चन, तो आपको पता होना चाहिए। तो हवाला क्या है? देखो हवाला क्या है, सिंपल सी बात है। अभी हम यहाँ समझने वाले हैं एक डायग्राम से। आप सामान्य रूप से ऐसा समझ सकते हो कि एक ऐसा विश्वास का तंत्र होता है कि मतलब यदि कहीं से आप पैसा भेजते हो, तो वो पैसा सुरक्षित आप जहाँ भेज रहे हो वहाँ पहुँच जाता है। कैसे काम करता है, हम एग्जाम्पल देखते हैं। और ये जो हवाला होता है ना, पारंपरिक जो बैंकिंग प्रणाली है का उपयोग किए किए बिना धन का विश्वसनीय तरीके से स्थानांतरण होता है। एग्जाम्पल लेते हैं, चलो हम समझते हैं। कोई देश ए है, जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं, यूएई लेते हैं, ठीक है। भारत के काफ़ी नागरिक यूएई में रहते हैं, सऊदी अरब में इधर रहते हैं, ठीक है। इनका एग्जाम्पल ले सकते हैं। ये है इंडिया, ठीक है। तो यहाँ पर रहने वाला कोई काम करने वाला, जैसे भारत का कोई व्यक्ति कहाँ पे काम कर रहा है? यूएई में काम कर रहा है। अब वो अपना पैसा बैंक के थ्रू भेजता है ना, तो उस पर ज़्यादा टैक्स लगते होंगे, तो अपने टैक्स को बचाने के लिए वो क्या करता है? हवाला का सहारा लेता है। तो वो क्या करेगा, अपना जो पैसा है वो किसी हवाला एजेंसी को देगा, ठीक है। अब हवाला एजेंसी जो है एक कोड जनरेट करेगी। ये कोड किसको देगी? ये इसको जो जो पैसा भेज रहा है उसको देगी। इसके अलावा एक कोड यहाँ से जनरेट हुआ, वो हमारे देश के अंदर उसी एजेंसी की दूसरी एजेंसी होती है, उसको दिया जाएगा। जैसे कोड क्या दिया? एबीसी कोई कोड दिया, ठीक है, एबीसी। ये कोड किसके पास है? इसके पास भी है। और ये अपना कोड किसको देगा? अपने फैमिली को या जिसको भेज रहा है उसको ये कोड दे देगा, एबीसी, ठीक है। तो ये कोड जनरेट हुआ। तो फिर
इंडिया में जो हवाला एजेंसी है उसका व्यक्ति, उसका एजेंट आपके पास आएगा, जिसको आपने पैसे भेजा उसके पास आएगा, ठीक है, और ये कोड बताएगा और ये इसको केस में पैसा दे देगा। तो यहाँ से पैसा केस में नहीं है, यहाँ से केवल कोड जनरेट हुआ है। पैसा कहाँ से है? जो इंडिया में उसकी एजेंसी काम कर रही है। तो ये इस तरीके से काम करता है और ये इसके बदले बहुत ही कम चार्ज करता है। मतलब बैंक के मुकाबले से मान सकते हो, बैंक 10% लेता है तो ये 1% लेता है, ऐसा कुछ होता है इसमें, है ना। और ये काफ़ी ट्रस्टेबल है, काफ़ी सालों से मतलब होता है। तो ये एक, लेकिन इसके माध्यम से बड़े स्तर पर हम देख सकते हैं कि किस प्रकार धन शोधन हो सकता है। तो ये प्रक्रिया आपको समझनी चाहिए। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आता है तो आप ऐसा डायग्राम आराम से बना सकते हो। आशा करता हूँ समझ में आया होगा, बहुत ही आसान भाषा में समझाने की कोशिश की है, ठीक है। तो हवाला के माध्यम से किस प्रकार ये काम होता है ये बता सकते हो। तो हवाला का उपयोग क्यों किया जाता है? तो इसमें इसलिए लोग करते हैं कि एक तो धन स्थानांतरण पर लगने वाली जो कमीशन है उसकी दर बहुत कम होती है। बैंक या अन्य जो वित्तीय संस्थान है उनकी तुलना में यहाँ पे बहुत ही कम होती है, मतलब, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखें, बाहर से कोई 1 करोड़ रुपए भेज रहा है, ठीक है। बैंक या कोई वित्तीय संस्थान मान लो, कोई भी उनका कमीशन होगा 10% होगा, तो उसको लगभग 10, मतलब कह सकते हैं 10% होगा, कितने रुपए देने पड़े? 10 लाख रुपए उसको देने पड़े। जबकि इनका होता है 1%, यानी उसको मात्र 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए उनको देने पड़े, तो इनके 9 लाख रुपए की बचत हो गई। ऐसा करके मतलब आपको ये समझना चाहिए। तो इनकी कहीं ना कहीं कमीशन जो रेट है बहुत ही कम होती है। इसके अलावा इसमें पहचान की भी आवश्यकता नहीं होती, यानी आपको अपनी आइडेंटिटी बताने की आवश्यकता नहीं होती। आप बस अपना केस पैसा दो, आपको कोड मिल जाएगा और जहाँ पहुँचाना चाहते हो वहाँ पैसा पहुँचा दिया जाएगा। विश्वसनीय व कुशल प्रणाली है, मतलब जो भी ये कारोबार करते हैं इसमें एक ट्रस्ट बहुत बड़ी चीज़ होती है, इसीलिए कई सालों से करते आए हैं, ठीक है। और काला धन भेजना इसमें आसान है। और जो अपराधी होते हैं या जो भी आतंकवादी होते हैं वो भी अपना पैसा ऐसे ही सेंड करते रहते हैं, ठीक है। भारत में इसको रोकने के उपाय किए गए, जैसे विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999, धन शोधन निवारण अधिनियम 2002, ठीक है। इसको प्रतिबंध लगाने के लिए प्रयास करते हैं। इसके अलावा आजकल ये नया ट्रेंड है क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से धन शोधन। तो आपके पास डाटा होना चाहिए, जैसे 2018-19 में क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से $800 मिलियन से अधिक राशि का धन शोधन किया गया, ठीक है। क्रिप्टो करेंसी व मनी लॉन्ड्रिंग सेवाएं, जैसे इसमें क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से जो भी मनी लॉन्ड्रिंग सेवाएं होती है उनको अलग अलग नामों से जाना जाता है, मिक्सर, टम्बलर, लॉन्ड्री, ये इनकी सेवाओं का नाम होता है, ठीक है। और ये काफ़ी जटिल प्रक्रिया होती है, जैसे इसको सामान्य, मतलब जैसे जो प्रक्रिया होती है उसके माध्यम से नहीं समझा जा सकता। क्रिप्टो वैसे भी आप जानते हो इसके में काफ़ी ज़्यादा जटिल टेक्नोलॉजी काम करती है, तो उसको पकड़ा भी नहीं जा सकता। इसके अलावा आतंकवादी, संगठित अपराध, तस्कर करने वाले आदि इसका सर्वाधिक क्या करते हैं? दुरुपयोग कर रहे हैं। तो भारत में इसका क्या समाधान है? भारत में जो भी धन शोधन की घटनाएं होती है, क्वेश्चन आया था ना ऊपर जब, जैसे हमने देखा था, कौन सी ऐसी टेक्नोलॉजी है जिनके माध्यम से ऐसी घटनाएं हो रही है और इनका समाधान क्या है, वैश्विक और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इनका क्या समाधान है, ठीक है। तो समाधान क्या हो सकता है? सबसे पहले ये पता होना चाहिए, कम से कम 2 एक्ट तो आपको पता होना चाहिए। कोई भी क्वेश्चन ऐसा आता है जिसमें आप 2 एक्ट बता देते हो ऐसा, तो एग्जामिनर को लगेगा हाँ आपने पढ़ा है, ठीक है। तो धन शोधन निवारण अधिनियम 2002, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 में बना हुआ है। ये एक व्यापक विधि है जो धन शोधन को लेकर चर्चा करती है, बात करती है, और ये बैंकों, वित्तीय संस्थानों आदि को ग्राहकों की पहचान, रिकॉर्ड बनाए रखने का दायित्व देती है। जैसे इसमें आपने देखा KYC वगैरह करना अनिवार्य बनाती है। इसके अलावा संपत्ति की कुर्की, जब्ती से संबंधित मामलों को निपटाने का प्रयास, ठीक है। इसमें संशोधन भी हुआ था 2019 में, कुछ चीज़ें और जोड़ी गई थी, जैसे जो ईडी है उसको सशक्त बनाना, प्रवर्तन निदेशालय, आप जानते हो प्रवर्तन निदेशालय जांच करता है इन मुद्दों की। जैसे काले धन पर आपने देखा होगा प्रवर्तन निदेशालय कई बार कार्यवाही करता है। अपराध की जो आय की परिभाषा उसको विस्तारित किया गया है इसमें। धन शोधन के अपराध को स्वतंत्र अपराध के रूप में एक वर्गीकृत करना, अपराधी को बिना वारंट के गिरफ्तार करना, बहुत सारे ऐसे मुद्दे इसमें शामिल है। इसके अलावा वित्तीय आसूचना इकाई, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट का क्या मतलब है कि जो भी ये अवैध धन का लेन देन होता है उनकी सूचना जुटाना, सूचनाओं को अन्य एजेंसियों को पहुंचाना, उनकी सहायता करना, राष्ट्रीय जांच एजेंसियों को हेल्प करना, संदिग्ध जो व्यक्ति है लेन देन है उनकी जानकारी एकत्रित करना, ये इसका काम है। इसके अलावा परिवर्तन निदेशालय के बारे में तो हमने कई बार पढ़ा है, प्री और मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, तो जब ऐसी क्वेश्चन आते हैं इनको ध्यान में रखना है। तो परिवर्तन निदेशालय क्या करता है? जो अभी हमने एक्ट पढ़ा फेमा और PMLA के अंतर्गत, ये प्रावधानों के अंतर्गत कार्य करता है। उनके जो भी प्रोविजन है उनको इम्प्लीमेंट करने की इकाई या एजेंसी है। आर्थिक अपराध व काला धन की जांच व कार्रवाई करती है, ठीक है। इसके अलावा वैश्विक तंत्र पर भी बहुत सारे ऐसे अभी समय कन्वेंशन हो चुके हैं, या ऐसे सिद्धांत या ऐसे शिखर सम्मेलन होते हैं जो धन शोधन के निवारण हेतु कार्य करते हैं। जैसे वीना अभिसमय दिसंबर 1988 में मादक पदार्थों की तस्करी और धन शोधन अपराध की जांच व अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से संबंधित
अब कन्वेंशन हुआ था, ये पता होना चाहिए। बेसल समिति के सिद्धांत भी इसमें आते हैं, जैसे बेसल कमेटी स्टेटमेंट ऑफ प्रिंसिपल 1988 बैंकिंग प्रणाली में जो आपराधिक गतिविधियाँ होती है उन पर रोकने की बात करते हैं। इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट जो संस्था है वो है द फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, 1989 में इसकी स्थापना हुई। कहाँ? G7 के माध्यम से पेरिस शिखर सम्मेलन में इसकी स्थापना हुई थी। और इसका जो मुख्यालय है, सचिवालय है, वो OECD जो संगठन है उसी के मुख्यालय में है, पेरिस में। ठीक है, ये एक अंतर सरकारी निकाय है। प्री के हिसाब से ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। बाकी ये इंपॉर्टेंट मेंस के हिसाब से कि किस प्रकार वित्तीय जो कार्यबल है वो जो भी काला धन है उसको रोकने का क्या प्रयास करता है, जो भी जैसे आतंकवादी जो फंडिंग होती है उसको रोकने का क्या प्रयास करता है। तो इसका उद्देश्य है कि धन शोधन व आतंकवाद संबंधी वित्त पोषण व अन्य खतरों से निपटने हेतु मानकों का निर्धारण करता है, विधि विनियामक और परिचालन मतलब इनके उपाय करता है और इनको क्रियान्वयन करता है। और इसकी 2 सूचियाँ भी होती है, जैसे काली सूची और ग्रे सूची। आपने पढ़ा कि पाकिस्तान को ग्रे सूची में डाला गया है क्योंकि यदि इनको शक होता है कि कोई देश किसी आतंकवादी घटनाओं इनको धन शोधन को आदि को सहायता करता है तो उसको ग्रे सूची में डालते हैं। और जब उनके पास ये पुख्ता सबूत हो जाते हैं कि हाँ ये सुधार नहीं कर रहा है और लगातार ये मतलब क्या कर रहा है, ऐसी गतिविधियों में सहयोग कर रहा है, तो उसको फिर काली सूची में डाला जा सकता है। और जब काली सूची में डाल दिया जाता है ना तो उस पर कई सारे फिर आर्थिक प्रतिबंध लग सकते हैं, या जो IMF है, विश्व बैंक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक आदि के द्वारा जो भी उनको सस्ते ऋण दिए जाते हैं वो फिर नहीं मिलने वाले। तो ये पता होना चाहिए। इसके अलावा जैसे अंतर्राष्ट्रीय धन शोधन सूचना नेटवर्क बनाया गया है UN ऑफिस ऑन ड्रग एंड क्राइम के अंतर्गत। इससे भी क्या होता है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर धन शोधन की जो सूचनाएं होती है ना वो एक देश के साथ दूसरे देशों के साथ एक दूसरे देशों के साथ साझा की जाती है। इसके अलावा धन शोधन पर एशिया प्रशांत समूह भी बनाया जो धन शोधन को लेकर कार्य करता है। इसके अलावा चुनौतियाँ क्या है कि धन शोधन के लिए हमारे पास समाधान तो काफ़ी है, लेकिन चुनौतियाँ क्या हैं, फिर भी ये घटनाएं क्यों ज़्यादा हो रही है। तो इसमें एक तो जो जो भी टेक्नोलॉजी इनमें इस्तेमाल की जाती है इनमें निरंतर बदलाव होता है कि हम किसी एक टेक्नोलॉजी के खिलाफ लड़ते हैं तब तक नई टेक्नोलॉजी आ जाती है। ठीक है, इसके अलावा जागरूकता की कमी है, तस्कर गतिविधियों में लगातार वृद्धि हो रही है, अलग अलग तरीके में वृद्धि हो रही है। इसके अलावा जो भी KYC मानक है उनका सही से क्रियान्वयन नहीं हो पा रहा है। आयातित तस्करी वस्तुएं, मतलब बाहर से बहुत सारी ऐसी महंगी वस्तुएं आयातित होकर आती है। ठीक है, एजेंसियों के मध्य समन्वय का भी अभाव देखने को मिलता है, अंतर्राष्ट्रीय सामूहिक सहयोग का भी अभाव देखने को मिलता है, या कानूनों की जटिलता भी इसमें देखने को मिलती है। तो ये हमारा टॉपिक आज का पूरा हुआ। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। और जो भी हमने ऊपर चर्चा की थी कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, आप इस टॉपिक को पढ़ने के बाद उनको सोल्व कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, उनको देखना और कमेंट करके बताना कि आज का वीडियो कैसा लगा और आपको कितना लाभ मिला। मिलते हैं एक और वीडियो में। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।